हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सच में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपको बताता चलूं, ये पीपीटी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहां पर सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक का बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए हुए वीडियो मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के क्लिक करो, प्लेलिस्ट पर जाओ, ढेर सारे वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से बनता है, और यहाँ पर हम मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कोई एक क्वेश्चन पर पर्टिकुलर हम फोकस नहीं करेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तुम लोगों के जो MCQ हैं वो भी कंप्लीट होंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर टोटली क्वेश्चंस देखे जाएं तो सारे ही आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को तुम्हें पूरी देखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता देता हूं कि हमारे और भी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लेलिस्ट पर जाना होगा, चेक करना होगा, और वहीं पर आपको सभी वीडियोज़ बिल्कुल मतलब सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे यार। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि भाई जब यूरोप में राष्ट्र का विचारधारण की जो भावना थी राष्ट्र को लेकर के, वो किस प्रकार संस्कृति ने अपनी भूमिका निभाई, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। क्या क्या निभाई, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। और जब मैं आपको वन शॉट वीडियो पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद का, तो वहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया था। ठीक है, पहले नंबर पे आता है यूरोप में कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीतों में राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने और उन्हें व्यक्त करने में काफ़ी सहयोग दिया। जर्मनी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जैसे गाना मेरे देश की माटी सोना, उगले उगले हीरे मोती, है ना, फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के कहानी बनाए गए, किस्से बनाए गए, ये भारत माता हैं। ठीक है, तो उसी तरह बना करके यूरोप को क्या किया गया, जो अधीन था, जो गुलाम था, उसको आज़ादी दिलाई गई। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, रूमानी कलाकारों, कौन सी कलाकार है याद रखना, रूमानी कलाकार और कवियों ने एक साझा सांस्कृतिक तथा साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार बनाया। ठीक है, और ग्रीक इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो रूमानी कलाकार थे, कवि थे, ये लोग बढ़िया गाना वाना गा वा के सुनाया करते थे, गाँव जाते थे, तो है ना, कि सुनो भाई हमारा देश ये वो, है ना, ऐसे करके। तीसरा नंबर क्या है कि राष्ट्रीय संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय बोलियां मतलब जैसे देखो, एक ये एरिया है, इस एरिया में कोई अलग बोली बोली जाती है, लेकिन इसी से सटा हुआ एक ये एरिया है, यहाँ पर भी कोई अलग बोली बोली जाती है। ये एक अलग एरिया है, यहाँ पर अलग बोली बोली जाती है, ये एक आपका अलग एरिया है। ठीक है, तो स्थानीय बोली वहाँ पर जो भी होगी रही होगी। ठीक है, कौन सी बोली, तो वो स्थानीय बोली वहाँ पर जो रही होगी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। उदाहरण है जैसे पोलैंड व जर्मनी। क्या है, जैसे पोलैंड व जर्मनी। चौथा नंबर है कि राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। भाषा में इसमें विशेष योगदान दिया गया। उसे देख लेना, बोलना दूर से ले जाएगा। ठीक है, वो दूसरे को बोला मैं। भाषा में विशेष योगदान दिया गया। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए भाई भाषा पर योगदान देना ही था। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जोसेपे मेस्तनी और कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कथन की समीक्षा कीजिए, है ना। इस कथन को आपको लिखना है। तो देखो, 1830 के दशक में क्या होता है कि 1830 के दशक में जोसेप मेस्तिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। सबसे पहले इटली का एकीकरण करने के लिए, इतावली बोले तो इटली का एकीकरण करने के लिए कब रखा गया, तो वो 1830 ईस्वी में रखा गया। कौन रखा, जोसेपे मेस्तिनी ने रखा। ठीक है,
अब देखो, उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। अगर आपसे पूछा जाए यंग इटली संगठन किसने बनाया, तो भाई वो बनाए थे हमारे ये जूसेफे चाचा ने। ठीक है, ये जूसेफे चाचा को देख लो, ऐसे दिखते थे ना, बिल्कुल खूबसूरत, लाली लिपस्टिक लगाए के घूमते थे, बिल्कुल मस्त दिखते थे, है ना। फिर देखो 1831 से 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोह में, बहुत ढेर सारे क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे, लेकिन इसे असफलता हाथ लगी, है ना। ये जो इतावली यानी कि इटली का एकीकरण करने के लिए आए, लेकिन ये कर नहीं पाए। फिर देखो क्या होता है, सार्डिनिया पीटमांड के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय के मुख्यमंत्री, द्वितीय के मंत्री, यार मुख्य कहाँ से जोड़ दिया मैं, इमैनुएल द्वितीय के मुख्य प्रमुख कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन से, राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय, है ना, इमैनुएल द्वितीय और कावूर ने मिल करके क्या किया, फिर से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने अब किया क्या, देखो तो उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। जो इटली के प्रदेश में जो एकीकृत के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उनका नेतृत्व किया। ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये लोग कौन थे, ना ही क्रांतिकारी थे ना ही जनतंत्र में रखने वाले विश्वास थे। ठीक है, इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। सोच लो, इटली का एकीकरण करने गया था, लेकिन वह इटली की भाषा से कहीं अधिक, कहीं अच्छा कौन सी भाषा बोलता था, तो वो फ्रेंच बोलता था। कौन सी भाषा, तो सर फ्रेंच बोलता था। ठीक है, फ्रांस से सार्डिनिया पीटमांड के एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से वह 1859, ठीक है, 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में कामयाब रहा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में क्या था, तो वो कामयाब रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन को लेकर के आएगा। ठीक है, तो देखो तुम लोग एक बात बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि यदि मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, है ना, यानी कि पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेन टैब से, तो आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, आपको फीलिंग कैसी आ रही है, ये एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर पीपीटी में पढ़ाना आसान हो, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि पीपीटी में मुझे लगता है कि बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार रिव्यू मुझे आप लोगों का चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए रिव्यू आप कर दीजिएगा। इसमें कैमरा ऑन हो सकता है, देखिए मैं अगली बार हो सके तो मैं कैमरा ऑन करके भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, कुछ नहीं यार, मैं देखता रहूँगा, या तो फिर मैं एक काम करूँगा, इधर एक फ़ोटो लगवा दूँगा अपनी इधर की तरफ। ठीक है, ठीक रहेगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेपोलियन के बारे में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेपोलियन के बारे में आप लोग देखें नहीं तो इसकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप लोग देख लेना, वहाँ पर सभी वीडियोस आपके हैं। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं ना आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उतने टॉपिक के वीडियोस ना प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, चलिए उत्तर क्या है, नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था सर, तो नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस के अंदर उसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। लोकतंत्र बोले तो लोगों की जो सरकार थी, लोगों की जो मंशा थी, उसको उसने नहीं पूरा करने दिया और फिर से वो शासक बन गया। परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। यानी कि नेपोलियन आया था लोकतंत्र के लिए कि भाई लोकतंत्र के लिए तुम कुछ करो, लेकिन नेपोलियन ने फिर भी
राजतंत्र बना दिया। लेकिन राजतंत्र वो बिल्कुल क्रूर नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासक था। ठीक है, फिर देखो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे अपन लोग नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके तहत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। जो पहले राजा था भाई, ये राजा मानते हैं ये था, है ना, लुइस करके था, लुइस 16 बुर्बो वंश का शासक था मे बी, है ना। अभी तो मैं उसको एग्जैक्ट भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मैं फिर से हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। एक पीपीटी थे, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी चैप्टर रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं बोला भाई करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो नेपोलियन वो जो पहले था ना, ये बहुत नालायक था, बहुत दुष्ट था, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करता था। लेकिन जो हमारे चाचा जी हैं, कौन, अपने चाचा भाई, ये नेपोलियन, ये है ना, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल गजब दिखते थे ये। ठीक है, तो 1804 ईस्वी में ये बिल्कुल अच्छे शासक थे, क्रूर नहीं थे, बिल्कुल ईमानदार थे, है ना। अमीर लोग को ज़्यादा परेशान भी नहीं करते थे, तो गरीबों को भी नहीं परेशान करते थे। सज़ा सबके लिए बराबर रख दिया गया। वही ये पहले राजा था, अपनी मनमानी करता था, लेकिन नेपोलियन ने एक नियम बना दिया, उसी नियम पर सबको चलना होगा। कौन सा नियम? पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए कि भैया अगर तुम राजा के घर में जन्म ले लिए ना, तो बेटा अब तुम राजा बनोगे। ये जो अधिकार मिला हुआ था ना पहले, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या था? उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, तो उसने कानून के समक्ष, जो कानून था, कानून के समक्ष सबको बराबरी और संपत्ति के अधिकार, जो उसका संपत्ति का अधिकार था, उसको उसने सुरक्षित बना दिया। ठीक है, कानून के समक्ष भाई अगर तू बड़ा आदमी है तेरे को भी दंड सजा मिलेगी, अगर तू छोटा है तो तेरे को भी सजा वगैरह सब मिलेगी। ठीक है, फिर देखो थर्ड नंबर, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, जितने भी विभाजन हो रहे थे देशों के, उसको उन्होंने सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है, वहाँ पर जो सामंती व्यवस्था थी, मतलब कि जो किसान विसान थे ना, गरीब किसान, उससे टैक्स लिया जाता था, उससे कर लिया जाता था, अमीर लोग आके ले जाते थे, इससे बिल्कुल मतलब अच्छे से खाते पीते थे। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। फिर क्या किया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों को क्या किया, जो भूदास बना लेते थे ना भाई, दास की तरह ज़मीनों में काम करो, जो जागीरदारी शुल्क थे उसको मुक्ति दिला दी कि बेटा अब कोई किसानों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, नेपोलियन मतलब आ गया है ना। कभी कभी ऐसे कोई अगर सच्चाई की राह पे चलने लगता है तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई ज्ञानी बन जाता है तो वो बोला करता है कि अबे चल ज़्यादा नेपोलियन मत बन तू, है ना। मतलब नेपोलियन एक हिसाब से ख़राब नहीं था, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुधार किए। फिर देखो, शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया। ठीक है, जो कारीगर की श्रेणी संघ थी भैया, ये गरीब कारीगर है ना, इसका काम ये वो, उसको सब कुछ वो हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। इसने क्या किया नेपोलियन ने, तो जो यातायात और संचार की व्यवस्था थी इसको इसने सुधार लिया। ठीक है, इसको उसने सुधारा, बहुत ढेर सारी चीज़ें इसने किया। अब देखिए, अब भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति में किन विचारों को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, जो 1848 की जो उदारवादी क्रांति थी उसमें किन विचारों को आगे बढ़ा दिया गया, बताओ भाई, बता सकते हो? मैं बताता हूँ। देखो उत्तरवत तुम लोगों के सामने लिखा है, पढ़ते हो नहीं है ना, इस तरह देखो बंदर की तरह देख रहे हो, टुकुर टुकुर मोबाइलवा की तरफ, है ना। तुम लोगों को मोबाइलवा देने को मिल जाए ना तो बिल्कुल अच्छे से देखो, अंटीना बिल्कुल भिड़ा रहता है। ये देखो, ये लड़का है कि लड़की है, तो ये दोनों मान लेते हैं, ये मेल फीमेल दोनों हैं। ठीक है, चलो देखो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों के किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहाँ पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोगों में, है ना, या मध्य वर्गों में एक क्रांति भी हो रही थी। ठीक है, जब 1848 के दशक में देखा गया कि भाई जो मजदूर हैं, है ना, किसान लोग हैं, वो आपस में विद्रोह कर रहे थे, तो वहाँ ये भी देखा गया कि जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग हैं ना, उनमें भी एक क्रांति हो रही थी। ठीक है, यानी कि मजदूरों को दिक्कत हो रही थी, भाई इनको दिक्कत होगी, इनको भी दिक्कत हो रही। कहीं ना कहीं देखो हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर ये मजदूर घर नहीं बनाएगा तो अमीर आदमी के पास कितना भी पैसा हो,
घर में वो नहीं रह पाएगा। अगर कोई खाना बनाने वाला कोई शेफ़ है, वो खाना सही से नहीं बनाएगा तो ये जो अमीर आदमी है ना, रिच पर्सन है ना, रिच पर्सन, वो खाना नहीं खाएगा भाई, भूखों मर जाएगा वो। ठीक है, बताओ। कहते हैं एक वक्त होता है कि आपके पास पैसे होते हैं लेकिन आपके पास खाने को नहीं होता है। आपके पास पैसे तो होते हैं लेकिन नहीं होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो इस क्रांति से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। जब ये क्रांति हुई थी 1848 की क्रांति, ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थी। यानी कि देखो यहाँ पर भी पुरुषों को क्या किया गया, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनको आगे बढ़ाया, मतलब उनका मत रखा गया, महिलाओं को भाई साहब पीछे कर दिया गया। ठीक है, सार्वत्रिक मताधिकारों पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, वहां के उदारवादी माध्यम वर्ग ने संविधानवाद, है ना, संविधान के बारे में भाई सब लोग समझ रहे थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे वहाँ पे, है ना, उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग, संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ठीक है, अगर बोलेगा कि भाई संविधान अगर आएगा तो राष्ट्र का एकीकरण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कब, अगर संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तब। ठीक है, फिर देखो उन्होंने बढ़ते जन संतोष का फायदा उठाया और एक राज्य के निर्माण में मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, तो ये उस समय का टाइम था। कब बॉस, 1848। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से MCQ भी आ जाता है। ठीक है, फिर देखो क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। जो उदारवादी की क्रांति थी उसका क्या परिणाम हुआ। यहाँ पर देख लो कि रूढ़िवादी शक्तियाँ 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। ठीक है, राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, राजा को समझ में आ गया था कि भाई ये लोग जो क्रांतिकारी हैं ये हैं बहुत दुष्ट, अब इनको जो ये कह रहे हैं उनको मान लो, तभी कुछ हो सकता, नहीं कुछ होगा नहीं। अतः 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले जो परिवर्तन हो चुके थे उनको उसने क्या किया, प्रारंभ किया। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस के भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, है ना। भूदासत्व जो बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों को हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। हालांकि इससे निरंकुश मैंगेरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। ठीक है, अधिकतर लोगों का जो रास्ता था, है ना भाई, सबको मतलब एक वो मिल गया, आस मिल गई कि ऐसे ऐसे करके काम होगा, तो सभी का रास्ता जहाँ तक है वो आसान होता गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवाद को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो उदारवाद बेटा पता है क्या, ये एक लैटिन शब्द है। उदारवाद को बोलते हैं लिबेरिज्म। ठीक है, लिबेरिज्म, है ना, लिबेरिज्म। उदारवाद लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। क्या है, इसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था, जो नए मध्य वर्ग के लोग थे इनके लिए उदारवाद का जो अर्थ था वो व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबर रखना, वही मतलब था, वही मकसद था उदारवाद का। ठीक है,
उदारवाद का क्या मतलब था? उसका मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष भाई सबको बराबर। ऐसा नहीं है कि तू अमीर है तो तेरे को सज़ा नहीं मिलेगी और अगर तू गरीब है तो तेरे को पूरा ही सज़ा मिल जाएगी, ऐसा नहीं था। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदारवाद क्या था? उदारवाद भाई सहमति से बनने वाली सरकार पर जोर देता था। जैसे आज मोदी जी की सरकार जो बनी है, बीजेपी की सरकार जो बनी है, उसमें किसका जोर है? जनता का जोर है, तभी जाकर के वो उदारवादी सरकारें होती हैं। सेकंड नंबर, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षाधर था। ठीक है, तीसरा नंबर क्या था? 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। ठीक है, 19वीं सदी के अंदर सब कुछ मतलब समझने लगे थे कि यार अब बदल रहा है, अगर नहीं बदलोगे ना बेटा तो बहुत मार खाओगे, मारे जाओगे। चौथा नंबर क्या था? कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ठीक है, जो पूंजी पर नियंत्रण था, बाजारों पर जो भी था, सब चीज़ें बदली गई भाई, बदलाव आता है। ये एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्णय के पक्ष में था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है, बाधा रहित हो, इस तरह का ये था उदारवाद भाई। ठीक है, चलो अब क्या था? अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। कि जो नेपोलियन है ना, अपना नेपोलियन भाई, ये क्या क्या सुधार किया था? तो देखो, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, वो सच में मतलब इतना गंदा आदमी नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो इसका सर तो दिल जैसे बन गया। इनका पूरा नाम क्या था? तो याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब देखो, उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 और 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। किसने? नेपोलियन ने। ठीक है, उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। मतलब नेपोलियन एक अच्छा शासक था यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो। ठीक है, नंबर 1, शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन को शासन व्यवस्था, प्रतिभा, व्यापकता, कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी, है ना। नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल मतलब एक अच्छे लेवल पर थी। ठीक है, देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन को केंद्रीकरण कर दिया था, है ना। शासन को मतलब बिल्कुल एक अच्छे लेवल पर वो काम कराना चाहता था। ठीक है, शासन मतलब ऐसा नहीं कि गरीब है तो तुझे, है ना, दंड ज़्यादा मिले, लूटा जाइए, वो सब चीज़ें उसने बदल दिया था। हाथ भी बना दे, ये देखो नेपोलियन के हाथ, और इसका दिमाग बहुत बड़ा था भाई साहब, इसका दिमाग मानना पड़ेगा, 5 किलो का दिमाग था। इसके बाद आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार क्या है कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आज भी ये बैंक है। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था? फ्रांस, पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करके मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, है ना, इन पर टैक्स लगाया। मतलब आज भी हम लोग नमक खाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है। मंजन करते हैं उसका टैक्स लेती है, कपड़े पहनते हैं उसका टैक्स लेती है, लड़कियां सजने बजने का सामान लेती हैं उसका टैक्स लगता है ना। सामान तो तुम पैसे दे खरीद लोगे, लेकिन 10 रुपये के सामान में 2 रुपये गवर्नमेंट को चला गया टैक्स, है ना। सज बज के फिर घूमोगी, है ना। चलो देखो, मजदूरों का वेतन निश्चित किया। पहले ये था भाई, कोई मजदूर से काम करवा ले, ओकरे 10 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, पता लगे कौनो काम है पैसा ना दे ओकरे, तो उसने निश्चित कर दिया गया है भाई अगर ये मजदूर काम करेगा तो 500 रुपये डेली ले जाएगा। तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें मजदूर बनना है कि आगे चल के कुछ करना है। अभी तुमको 500 मिलेगा बेटा। ठीक है, चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को इसने समाप्त कर दिया। सोचो, इतना अच्छा शासक, है ना, इसने सब कुछ समाप्त कर दिया। फिर क्या किया? धार्मिक सुधार इसने क्या किया? तो देखो, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है,
इसके नेपोलियन के शासन में जितने भी देशवासी थे, ठीक है, इनको उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता उसने प्रदान किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? न्याय संबंधी सुधार। न्याय संबंधी सुधार बोले तो नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। ठीक है, विधि संहिता, फ्रांस के लिए क्या करा? तो विधि संहिता का निर्माण कराया। इसे नेपोलियन कोड, नेपोलियन एथिक्स, नेपोलियन पैनल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी। ठीक है, फ्रांस जो आज स्थायी है, फ्रांस का एक स्थायी देन थी। ठीक है, चलिए, फिर ऐसा नहीं कि भाई नेपोलियन शिक्षा संबंधी कोई सुधार ही नहीं किया। शिक्षा में घुस आइए तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, नेपोलियन क्या करता है कि भाई वो शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार करता है। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। ठीक है, फ्रांस के अंदर उसने क्या किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत बड़ी बात, नेपोलियन के दो बड़े बड़े काम यदि पूछे जाए तो बता देना भाई कि पहला तो वो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दिया। ठीक है, देखो भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बैंक ऑफ फ्रांस ये है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया। और दूसरी बात, उसने पेरिस के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी। भाई नेपोलियन तुसी ग्रेट हो यार, तू सच में महान इंसान था, है और हमेशा रहेगा भाई। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आपका नाम सलाखों पर रहेगा। सलाखों, बे सलाखों मतलब जेल तो नहीं होता है, जेल होता हो तो बता देना भाई, इनका नाम हमारे ऊपर रहेगा, है ना। चलो देखो, सार्वजनिक सुधार देखते हैं। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अपने महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, नेपोलियन क्या करते हैं? सार्वजनिक हित के लिए बहुत ढेर सारे महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। नेपोलियन क्या करते हैं? तो वो बेरोजगारी को दूर करते हैं। आवागमन की सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। ये भाई एक बड़ा डाटा है ना, ये याद करने वाला डाटा है बॉस, कि उसने 229, ठीक है, पक्की सड़कों का निर्माण करवा दिया। तो ये था नेपोलियन सुधार। और ये हो गया आपका रिवीजन, वन शॉट रिवीजन आपका हो गया कौन से चैप्टर का? नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। हिंदी में बोले तो यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि आपको वन शॉट वीडियो और भी देखने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना यार, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जा कर के देख लेना। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।